हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस थ्री फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं ओसीआई प्लेयरों की रिगार्डिंग। जमशेदपुर के हेड कोच ओएन कोयल ने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है, जहां पे उन्होंने बोला है कि इंडिया शुड अलाउ मोर प्लेयर्स और टैलेंट लाइक रेन विलियम्स फॉर द नेशनल टीम। एंड उसमें उन्होंने खुद का अपना एग्जाम्पल दिया है कि मेरे पेरेंट्स आयरलैंड से थे, मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप स्कॉटलैंड में हुआ, लेकिन मैंने नेशनल टीम आयरलैंड की ही रिप्रेजेंट की। उसी तरीके से उन्होंने बोला कि कई सारे ऐसे इंडियन पेरेंट्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यूरोप में यहाँ पे वर्क की वजह से जाते हैं, एंड फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनको डेफिनेटली वे इंडिया को एज अ डायस्पोरा, एज अ ओरिजिन प्लेयर रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। एंड उन्होंने बोला कि वो कोई कम इंडियन उससे नहीं हो जाते हैं। एंड एस वी ऑल नो कि भाई यहाँ पे वर्ल्ड के बाकी सारे कंट्रीज ओरिजिन प्लेयरों का इस्तेमाल कर रहा है। एंड अब तो हमारे जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश एंड वो भी यहाँ पे काफ़ी एक्टिवली इस चीज़ में आई वुड से कि काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे जिस तरीके से ओरिजिन प्लेयरों को, ओसीआई प्लेयरों को इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पाथवे है उसके ऊपर उतना प्रोएक्टिवली काम नहीं हो रहा है। सो लेट्स सी इन फ्यूचर कब हमें गवर्नमेंट एआईएफएफ की ओर से इस एक चीज़ के बारे में और ज़्यादा सीरियसली एंड मोर फोकस्ड काम देखने को मिलता है। उसके बाद ही आपको और ज़्यादा जो ओरिजिन प्लेयर है वो यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ये यहाँ पे जैसे 10 साल पहले अराता इसूमे ने किया था और अब रेन विलियम्स ने किया है, तो शायद 10 साल के बाद इक्का दुक्का प्लेयर आपको देखने को मिल जाए। बट अगर प्रॉपर पाथवे के साथ होगा तो और ज़्यादा ओरिजिन प्लेयर्स आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए फुटबॉल में भी देखने को मिलेंगे। आपका क्या मानना है इसके बारे में? आपके क्या थॉट्स है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडिया अंडर 17 की मेंस टीम के लिए एआईएफएफ ने दो और फ्रेंडली मैच का अरेंजमेंट किया है, जहां पे वो 25 एंड 28 ऑफ अप्रैल को कतार की अंडर 17 टीम के सामने दो फ्रेंडली मैच खेलेंगे इन दोहा कतार। एंड एट द मोमेंट हमारी टीम थाईलैंड में है, जिनको 22 यानी कि कल यहाँ पे यूएई की अंडर 17 टीम के सामने एक और फ्रेंडली मैच खेलना है। एंड जो ये कतार वाले दो फ्रेंडली मैच होंगे वो लास्ट फ्रेंडली मैच होंगे बिफोर गोइंग इनटू दी एएफसी अंडर 17 एशियन कप, जो कि सऊदी अरेबिया में खेला जाने वाला है। एंड इंडिया का वहाँ पे पहला मैच है 6 मई को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो these two friendly against Qatar will be also very very important. And let's see बिबियानो की टीम आफ्टर प्लेइंग couple of friendly matches किस तरीके की परफॉर्मेंस पुट अप करते हैं इन एएफसी अंडर 17 एशियन कप, जहां पे ग्रुप स्टेज में हमें ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया को फेस करना है। एंड ऑल्सो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशन भी उसी अंडर 17 एशियन कप से होना है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई जो एससीएल एलीट एंड एससीएल 2 के स्लॉट्स है नेक्स्ट सीजन के लिए, उसके रिगार्डिंग भाई एएफसी का प्रपोज्ड स्लॉट एलोकेशन सामने निकल के आया है, कि जिसमें एस वी ऑल नो की एएफसी ने डिसीजन लिया है कि भाई नेक्स्ट सीजन से एससीएल एलीट में 24 से बढ़कर 32 टीमें होंगी, यानी कि आप 8 टीमें बढ़ा रहे हो। तो जो स्लॉट एलोकेशन प्रपोज्ड अभी सामने निकल के आया है उसमें यहाँ पे पहले क्या होता था कि एसीएल एलिट में जब 24 टीमें थी तो वेस्ट एंड ईस्ट जोन की जो टॉप 6 रैंक्ड कंट्री है उन्हीं को एसीएल एलिट का स्लॉट मिलता था। बट अब इन्होंने स्लॉट बढ़ाए हैं, तो जो दोनों वेस्ट एंड ईस्ट जोन में जो 7th पोजीशन पे भी जो टीमें होंगी यहाँ पे वियतनाम एंड उनको भी यहाँ पे मौका मिलेगा कि यहाँ पे उनकी टीमें भी एसीएल एलिट खेल पाएंगी। बाकी जो यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे दोनों जोन में टीमें हैं उनका भी जो एसीएल एलिट का एक एक स्लॉट है वो बड़ा है। जो फर्स्ट रैंक में सऊदी एंड जापान है दोनों जोन में, उनके इनडायरेक्ट स्लॉट्स यहाँ पे बड़े हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे टीमें बढ़ाने से डेफिनेटली जो स्लॉट्स है वो इन कंट्रीज़ के बड़े हैं। इंडिया के लिए देखिए अभी हमारी रैंकिंग बहुत ख़राब हो चुकी है पिछले 2 साल में। जिस तरीके से हमारे क्लबों ने यहाँ पे एसीएल 2 में परफॉर्मेंस दी है, उससे हमारी रैंकिंग भाई यहाँ पे वेस्ट जोन में ही अभी आई थिंक 14th या 15th पोजीशन पे है। तो हमें एसीएल एलीट में स्लॉट हासिल करने के लिए या फिर एसीएल 2 में भी अपना केस मजबूत करने के लिए नेक्स्ट 2-3 सीज़न जो है एएफसी कंपटीशन के, उसमें हमारे क्लबों को और ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा। तभी जाके यहाँ पे हमारा जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगा वेस्ट जोन में। एंड फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारी टीम भी शायद हमें एसीएल एलीट जैसे कंपटीशन में खेलते हुए देखने को मिलेगी। आपका क्या मानना है? आपके क्या थॉट्स है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए।
अब बात करते हैं भाई आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई कल पंजाब एफसी ने एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस पुटअप करते हुए 3-0 से कंफर्टेबली इंटरकाशी को हरा दिया। एंड एक चीज जो इससे ज्यादा बात नहीं हो रही वो है पंजाब एफसी की परफॉर्मेंस के बारे में। आई थिंक हम बाकी सारी टीमों की उतनी ज्यादा मतलब बात कर रहे हैं, बट पंजाब एफसी ने ओवरऑल जिस तरीके से इस सीजन को खेला है, आई थिंक दे वर रियली रियली इंप्रेसिव। पर्टिकुलरली उनके जो फॉरेनर्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आई वुड से कि यहाँ पे सेटल्ड होते हुए दिख रहे हैं। एंड दे आर पुटिंग अप ए यू कैन से कि डिफरेंस मेकिंग परफॉर्मेंसेस। एंड उसके साथ ही जो यंगस्टर का मिक्सअप है इंडियन यंगस्टर का, आई थिंक दैट इज कंबाइनिंग वेरी वेल। एंड आप देखिए उनके 8 मैचेस में 14 पॉइंट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट मैच अगर वो जीतते हैं दे कैन मूव टू द थर्ड प्लेस। सो आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड सीजन ओवरऑल अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें तो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे लास्ट के जो 4-5 मैचेस है उसमें वो मैक्सिमम विन हासिल करते हैं, दे डेफिनेटली कैन फिनिश इन टॉप 3 टॉप 4। सो वो भी एक उनके पास अपॉर्चुनिटी है। एंड ओवरऑल टीम इज लुकिंग रियली ब्रिलियंट। इंटरकाशी ने स्टार्ट थोड़ा सा बेटर किया था, बट अब थोड़ा सा आई थिंक उनका जो परफॉर्मेंस है वो डिटोरिएट हुआ है। देखते हैं वो भी यहाँ पे जो लास्ट फेज है लीग का उसमें क्या कमबैक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। आपको कैसा लगा मैच कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई यहाँ पे जो परसों मैच खेला गया नॉर्थ ईस्ट वर्सेस मोहन बगान का, उसमें एक कंट्रोवर्सी या फिर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सामने निकल के आया है। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द रेफरी क्रिस्टल जोन हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। उस मैच में हम सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन हुआ था। मैच को बीच में 70 टू 75 मिनट तक रोका गया, जो कि यहाँ पे यूजुअली एज पर द रूल आई थिंक 30 टू 40 मिनट में ही आपको डिसाइड करना होता है, बट 75 मिनट तक मैच रोका गया। उसके बाद मैच किक ऑफ हुआ एंड काफ़ी ज़्यादा इंजरी का रिस्क था। पिच भी पूरा वाटरलॉक हो चुका था। मैच स्टार्ट होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा रेन हुआ। लास्ट में यहाँ पे हमने देखा पेड्रो बेनाली ने किस तरीके से क्रिस्टल जोन के साथ झगड़ा किया, उसको रेड कार्ड मिला। बट ड्यूरिंग द मैच जो अंकित पद्मनाभन को यहाँ पे इंजरी हुआ एंड उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया, उसके बाद उसको एम्बुलेंस में भाई यहाँ पे हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। तो एक वीडियो सामने आया है कि जहाँ पे भाई किस तरीके से आउटसाइड द स्टेडियम भाई पूरा जो वाटर लॉक है वो हो चुका था एंड किस तरीके से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। तो भाई जो प्लेयरों की सेफ्टी का रिस्क है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि केयरलेसली इस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने मैनेज किया है एंड बिल्कुल प्लेयरों की सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं दिया है। एंड इवन जो पेड्रो बेनाली का भी वो गुस्सा था वो इसी बात पे था कि भाई रेफरी ने इस मैच को क्यों कोल्ड ऑफ नहीं किया। ऐसी पिच की कंडीशन ही नहीं थी कि भाई यहाँ पे मैच कंटिन्यू होना चाहिए था। एंड ये एज पर दी यहाँ पे यू कैन से कि रूल ये रेफरी का डिसीजन होता है। उनको यहाँ पे वो पिच को जज करना होता है कि क्या भाई इसमें मैच खेलने लायक है कि नहीं है, क्योंकि इंजरी का रिस्क भी बहुत ज़्यादा था जिस तरीके से वो मैच पूरा हुआ। एंड क्यों उन्होंने ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं की, दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन। सो आई थिंक अगेन क्रिस्टल जोन कम्स इनटू द स्क्रूटिनी, बट उनके अगेंस्ट कोई उस तरीके के सॉलिड आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे एक्शन नहीं लिए जा रहे, बिकॉज हर एक मैच उनका भी कंट्रोवर्सी होता है। कोई यहाँ पे रेड कार्ड डिसीजन या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे उसके जो जो भी वो मैच ऑफिशिएट करते हैं उसमें लफड़ा होता ही होता है। आई थिंक एज अ लीग ऑर्गेनाइजर्स दैट शुड बी हैंडल्ड इन अ बेटर वे, बट लेट्स सी क्या कोई एक्शन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हुए जो केरला ब्लास्टर फैंस एंड केरला ब्लास्टर क्लब मैनेजमेंट का जो इश्यू चल रहा है, उसमें केरला ब्लास्टर फैन एडवाइजरी बोर्ड है, उन्होंने एक लेटर लिखा है क्लब के ओनर्स को एंड वहाँ पे उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन का डिमांड किया है। और उसमें 5 उन्होंने डिमांड रखी है मेनली, कि जिसमें स्पोर्टिंग डायरेक्टर कैरोल स्किन्स को हटाना, फिर जो क्लब में यहाँ पे नेपोटिज्म या फिर सेटिंग.com से जिन्होंने जॉब हासिल किया है उनको हटाना, मेरिट बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट करना, फिर क्लब ऑपरेशन और उन सारी चीज़ों को बेटर करना, टीम को रिबिल्ड करना, ये सारी डिमांड उन्होंने इस लेटर में रखी है। एंड उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे मैनेजमेंट की ओर से डिसीजन लिया जाना चाहिए। ऑल्सो माजापाड़ा ने भी एक लेटर रिलीज करके यहाँ पे जो अभी रिसेंटली, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सोशल मीडिया से किस तरीके से केला ब्लास्टर का यहाँ पे फैंस का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको उन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हुए बोला कि हमारी लॉयल्टी को आप क्वेश्चन मत कीजिए। तो ये इश्यू भाई यहाँ पे खत्म होने की जगह ज़्यादा बढ़ रहा है एंड दैट्स बिकॉज क्लब रिएक्टिंग इन अ डिफरेंट मैनर देन व्हाट दे शुड डू इट। सो वो वाला इश्यू यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे उनको
इस चीज़ को बेटर तरीके से मैनेज करना चाहिए था, बट वो सामने इंस्टिगेट कर रहे हैं एंड इसीलिए भाई ये इश्यू बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं भाई क्लब मैनेजमेंट, क्लब ओनर्स क्या कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं या फिर ये इश्यू ऐसे ही यहाँ पे आगे बढ़ता है। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई जो ईस्ट बंगाल का 28 को मैच है ओडिशा के सामने वो एंड ओडिशा एफसी के जो 2 लास्ट होम गेम्स है उनको भाई गोवा में शिफ्ट कर दिया गया है। ईस्ट बंगाल का ड्यू टू द इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, बट ओडिशा का क्योंकि वो जो उनका यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम है वो अवेलेबल अब नहीं है एंड ये जब उन्होंने पहला वहाँ पे होम गेम खेला उस टाइम पे भी मैंने आपको वीडियो में बोला था कि ये पूरे सीजन के लिए स्टेडियम गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। फर्स्ट 2 या 3 मैच, आई थिंक 2 मैच के लिए ही था वो, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे उनको इधर-उधर ही खेलना था, तो वही वाला सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड रीज़न ये दिया जा रहा है कि वो स्टेडियम मेंटेनेंस में जा रहा है, वो सब है। बट ओडिशा गवर्नमेंट भाई यहाँ पे जैसे पूरा पहले फ्री में देती थी, उस देने के मूड में नहीं थी। वही वन ऑफ द रीज़न है एंड दैट्स व्हाई अब ओडिशा को भाई अपने जो होम गेम्स है, वो गोवा में खेलने पड़ेंगे। लेट होप कि नेक्स्ट सीज़न भाई कोई बेटर सॉल्यूशन वो निकाले ताकि उनके जो होम गेम्स है, वो यहाँ पे वो एटलीस्ट ओडिशा में खेल पाए। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं, कभी आपने पुलिस का रेड जो फेक फुटबॉल जर्सीज़ बेचते हैं, उनके शॉप पे पड़ा हो, ऐसा सुना है? नहीं सुना होगा बट ऐसा हुआ है। यूके में भाई यूके की पुलिस ने एक ऑपरेशन किया था ब्रोक स्विच करके एंड उसमें उन्होंने एक शॉप के ऊपर रेड मारा एंड उसमें 4400 फेक जो जर्सीज है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड क्लब्स की, वो उन्होंने उस शॉप से इकट्ठा की है जिसकी वैल्यू है 5 लाख से भी ज़्यादा यूएसडी डॉलर में हो रही है, आई थिंक 5.5 लाख यूएसडी डॉलर। सो ये भाई यूके में और वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिल सकता है। इंडिया में तो भाई अगर ऐसा करेंगे तो भाई उनको सभी जगह पे ऐसा ही मिलेगा, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे ये चीज़ें पायरेसी या फिर इस तरह की चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बट दैट हैपेंड इन यूके एंड जो शॉप के ओनर थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये सीन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हुई है। So that's it from my side guys regarding today's football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting this channel. Don't forget to like, share and subscribe to Curious Study. जय हिंद, जय भारत।